नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो है यूपी आरवीएनएल TG2 इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है और रिसेंटली अभी एग्ज़ाम जो हुआ है उसी का 22 दिसंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे कि दो पार्ट को मैंने 25-25 करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया हुआ है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, वहां से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 51 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और टोटल 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं और संयोजन में 200 वोल्ट का वोल्टेज प्रयुक्त किया गया है तो कुल धारा 25 एम्पियर है और किसी एक प्रतिरोधक में क्षय शक्ति 1000 वाट है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वाट दिया है, वोल्टेज दिया गया है और टोटल करंट भी दी हुई है। तो आप एक टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू V स्क्वायर अपन P लगाएंगे। V स्क्वायर यानी यहाँ देखिए वोल्टेज दिया है 200 तो 200 इंटू 200 क्योंकि V स्क्वायर है अपन 1000 क्योंकि पावर यहाँ 1000 दिया है तो ये 1000 हो जाएगा। ये इससे जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो से जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो कितना हुआ 20 और दूनी का 40 यानी टोटल रेजिस्टेंस जो हुआ 40 का हुआ। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसके बाद प्रत्येक रेजिस्टेंस की बात किया है तो टोटल दो रेजिस्टेंस है तो पावर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर में जो ये चेंजिंग आएगा 1/2 का स्क्वायर 4 का आएगा। तब ये 4 टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40 है। अब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 10 हुआ तो ये प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान 4 हुआ तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 40। मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस 10-10 ओम का है, 4 रेजिस्टेंस लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 40 है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 52 नंबर। इसमें देखेंगे ध्यान से तो 52 में कहा जा रहा है कि क्रोड और वाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा को परिवेशी ट्रांसफार्मर तेल में भेज दिया जाता है और यह ऊष्मा डॉट डॉट पर क्षय हो जाती है। कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर कोर और बाइंडिंग में जो हीटअप होता है, हिट होता है, तो उसकी हम कूलिंग ऑयल से कर रहे हैं तो आयल भेजा जाएगा तो ऑयल हिट होगा। अब आयल में जो हीट आया, ऊष्मा आई, उसको कैसे समाप्त किया जाएगा तो उस आयल को उसके बाहरी बॉडी के तरफ में जाएंगे तो पतली पतली नालियाँ रहती हैं, मेन टैंक के बाहर में पतली पतली नालियाँ रहती हैं जिसे हम रेडिएटर भी बोलते हैं। तो इसी में उन ऑयल को गुजारा जाता है जिससे पाथ लंबा हो जाता है तो फिर एरिया ज़्यादा हो जाती है और ये वायुमंडल के कांटेक्ट में ज़्यादा आता है तो यहीं से उस ऑयल की हीट ऊष्मा जो है समाप्त होती है। तो उसे हम उस पार्ट को, ये वाले पार्ट को रेडिएटर बोला करते हैं ट्रांसफार्मर में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर की, एक डीसी मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर में शामिल डॉट डॉट 2 सुरक्षा होते हैं, कौन कौन से होंगे। तो डीसी मशीनों में हम 3 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग करते हैं। इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और एक 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। अगर स्पेशली डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल यूज करना है डीसी सीरीज मोटर में तो वहां पे 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। यदि शंट और कंपाउंड दोनों मोटरों को कंट्रोल करना है तो वहां पे हम 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। स्टार्टर का जो काम होता है वह स्टार्टिंग की जो हायर करंट होती है
उसी को कंट्रोल करने का काम स्टार्टर का होता है। अब स्टार्टर में दो क्वाइल लगी होती है, एक तो होती है NVC जिसे हम नो वोल्ट क्वाइल कहते हैं, और एक जो होती है ओवरलोड क्वाइल। यही दो क्वाइल सेफ्टी पर्पज से स्टार्टर में लगाई जाती है, NVC और OLC ओवरलोड क्वाइल और नो वोल्ट क्वाइल। नो वोल्ट क्वाइल जो होती है हमें नो वोल्ट से प्रोटेक्शन देती है, और ओवरलोड क्वाइल जो होती है ओवरलोड से हमें प्रोटेक्शन देती है। अब यही दोनों क्वाइल का नाम पूछा गया था, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है कि नो वोल्ट क्वाइल और ओवरलोड क्वाइल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थों में प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। कौन ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो इसमें तीन प्रकार के रेजिस्टेंस आते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के हिसाब से। पहला जो होता है PTC होता है, दूसरा NTC होता है और तीसरा ZTC होता है। PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका दूसरा नाम सेंसीटर होता है। इसका मतलब है कि इसमें टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सारे के सारे कंडक्टिव मटेरियल PTC के अंतर्गत आते हैं। NTC निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका दूसरा नाम थर्मिस्टर होता है, और इसमें जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं साथ ही साथ सेमी कंडक्टर हैं सब के सब NTC में आएंगे। इसका मतलब है कि इसमें टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर रेजिस्टेंस घटता है। इलेक्ट्रोलाइट भी NTC के ही अंतर्गत आता है। ZTC जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके अंतर्गत मात्र दो मिश्र धातु आती है, एक आती है यूरेका और एक आता है कॉन्स्टेंटन। ये दोनों जो होते हैं, सॉरी, यूरेका और कॉन्स्टेंटन एक ही नाम है, मतलब एक ही है ये यूरेका और कॉन्स्टेंटन, और एक होता है मैग्नीन। ये दोनों जो होते हैं जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाया घटाया जाए तो इसके नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टर में जो वायर प्रयोग किया जाता है यही ZTC वाले यूरेका या मैग्नीन के ही वायर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे जर्मेनियम है, सेमीकंडक्टर है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? NTC के अंतर्गत आएगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसी का दूसरा नाम थर्मिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टंगस्टन ये है, कापर है, निकिल है, ये सब के सब PTC के अंतर्गत आएंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत। 55 नंबर क्वेश्चन जो है ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 88 के अनुसार प्रत्येक गार्ड वायर का वास्तविक भंजन सामर्थ्य ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ... से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है गार्ड वायर की, और ये ध्यान देना है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 88 के तहत पूछा गया है, तो 635 kg होता है। अब एग्जैक्ट इसका डाटा 635.02 kg होता है, और यही एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये साइन एंड सेफ्टी से 56 नंबर क्वेश्चन कि ये जो प्रतीक दिखाया गया है ये किसका है। तो पहले तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, तो ये किस में जाएगा? वार्निंग साइन में जाएगा। इसके बाद ये जो साइन है ये कह क्या रहा है सांकेतिक भाषा में, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से हमें सावधान रहने की बात की जा रही है। चूंकि इसका आकार के हिसाब से ये पूछा गया है, तो पहले ही हमने बताया ये वार्निंग साइन के अंतर्गत आएगा, चेतावनी के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे कहते क्या हैं? तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक बोला जाता है इस सिंबल को। ये दिल्ली मेट्रो में भी क्वेश्चन आ चुका है और PCL में भी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर की अंतिम पैकेजिंग, मतलब लास्ट जो लेयर उसकी की जाती है, इसमें किस प्रकार के सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ट्रांजिस्टर में आप सब जानते हैं ट्रांजिस्टर जिसमें 3 टर्मिनल हों। अब इसकी जो
इसे हमें निर्माण किया जाएगा तो उसकी जो लास्ट लेयर होगी उसकी पैकेजिंग जब की जाएगी तो उसमें किसका नहीं होता है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, सेरामिक का भी हो सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर मटेरियल का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो है टेम्परेचर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, फिर उसका नेचर बदलने लगेगा। तो सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर की लास्ट लेयर की पैकेजिंग हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा लैंप लगभग सभी प्रकाश अनुप्रयोगों में सिग्नल के रूप में किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा लैंप है जिसका प्रयोग सिग्नल के रूप में किया जाता है। तो सिग्नल के रूप में वैसे लैंप को प्रयोग किया जाता है जिसकी वेधन क्षमता ज़्यादा हो, साथ ही साथ उसमें एनर्जी का कंजम्पशन जो हो वह मिनिमम से मिनिमम हो। तो उसमें सबसे बेस्ट जो निकल के आता है वो एलईडी आता है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है और यह दो मटेरियल से बनाई जाती है, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड के मटेरियल से बनाई जाती है, जिसे हम यौगिक बोला करते हैं। जब ये फॉरवर्ड बायस में रहती है तो यह हीट होकर के हमें प्रकाश देती है। तो यहाँ पे हम सिग्नल के रूप में एलईडी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कलर के हिसाब से भी एलईडी का पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है कि लाल रंग की जो एलईडी है इसकी वोल्टेज क्या होगी तो 1.8 वोल्ट होता है। इसके बाद ग्रीन की कितनी वोल्ट होगी तो ग्रीन मतलब हरे की 2.2 वोल्ट हो जाती है। इसके बाद ब्लू की पूछी जाए तो ब्लू की जो होती है वह 2 वोल्ट होती है। ये सब एलईडी के हैं, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो 59 नंबर क्वेश्चन की मृदा प्रतिरोधकता परीक्षण मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट की मापने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इसमें आप जब अर्थिंग की जाती है किसी भी मशीन की तो जहाँ पे अर्थिंग की जाएगी तो वहाँ पे उस ज़मीन की परीक्षण किया जाएगा कि यहाँ पे प्रॉपर हमें रेजिस्टेंस कैसा मिल रहा है। तो हमें तो ऐसा वहाँ चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस मिले ताकि जो मिनिमम से मिनिमम लीकेज करंट हो, फॉल्ट करंट हो वो तुरंत ग्राउंड हो जाए और जो भी वहाँ पे ऑपरेटर हो वो सेफ्टी रहे और साथ ही साथ मशीन की भी सेफ्टी रहे। तो हम मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए उस मृदा की मात्रा को हम नापते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी रासायनिक मटेरियल होंगे उससे वो इफेक्टिव होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा कि मृदा की मतलब उस भूमि की मात्रा को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि यदि स्टार से जुड़े प्रतिरोध संबंध RA = RB = RC = R स्टार में बनते हैं तो डेल्टा का सही तुल्य क्रम क्या होगा। अब स्टार और डेल्टा में कंडीशंस होते हैं, जैसे यहाँ हमने स्टार में इसका कनेक्शन कर दिया तो स्टार में कनेक्शन कर दिया और ये हमने डेल्टा बनाया, ये हमने डेल्टा बनाया, ये हमने डेल्टा बनाया। अंदर वाला स्टार है, बाहर वाला डेल्टा है। तो मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं और इस रजिस्टेंस को 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। तो हम इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि जो डाटा स्टार में दिया हो लेकिन डेल्टा में हमें ज्ञात करना हो तो डेल्टा में A का अगर मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। A = क्या हो जाएगा, A के साथ कौन रजिस्टेंस जुड़े हैं तो ये और ये 2 रजिस्टेंस। इसका मतलब कि इसका जो कैलकुलेशन होगा तो इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। तो फार्मूला बनता है जो इसके साथ संबंध रखता हो उसको लेंगे। तो ये R1 R2 ले रहे हैं
तो R1 प्लस R2 प्लस इन्हीं दोनों का फिर गुणा हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान जो बचा है R3 बचा है तो अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 इंटू 1 अपान फिर 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 1 3 हुआ ना। इसका मतलब यह है कि स्टार से डेल्टा में जब हम जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। तो यहाँ पे वही पूछा था कि स्टार में डाटा दिया गया है तो फिर इसका समतुल्य डेल्टा में क्या होगा, तो जो भी मान स्टार में दिया रहेगा अगर वो डेल्टा में जाता है तो वह स्टार का 3 गुना हो जाएगा। वही बात यहाँ कहा है कि स्टार का 3 गुना, किसमें, डेल्टा में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है। इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये है किसका। पहले आप टर्मिनल पे जाइए, तो टर्मिनल यहाँ दिखाई दे रहे हैं 3, ये सोर्स है, ये ड्रोन है और ये गेट है। तो ये किसका है, फेट का है, FET का है, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ये डायग्राम है। इसके बाद अब इसमें 2 टाइप के आते हैं, तो एक आता है N टाइप और एक होता है P टाइप। तो N टाइप और P टाइप की पहचान करने के लिए अगर यह N टाइप है तो तीर का निशान जो गेट टर्मिनल से दिखाया जाएगा वो अंदर की तरफ होगा। अगर यह P टाइप का होगा तो वह तीर का निशान बाहर की तरफ होगा। यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ है, इसका मतलब है कि N टाइप है और इसके टर्मिनल के हिसाब से फेट है, मतलब FET है। तो देखिए यहाँ पे दिया है N चैनल फेट यानी N चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यही तीर का निशान बाहर की तरफ रहता तो फिर P टाइप हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है ये 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि PMMC उपकरण का क्या लाभ है, मतलब हानि क्या है। तो PMMC का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, इसे शॉर्ट में हम मूविंग क्वाइल भी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो करंट के समानुपाती होता है, इसीलिए इसका पैमाना जो आता है वो रेखीय आता है, लीनियर होता है। इसके बाद इसका टार्क बटा वेट रेशियो जो होता है हाई होता है, जिससे इसकी सेंसिटिविटी मतलब सुग्राहिता बेहतर होती है, अच्छी होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यह एक होता है कि यह सिर्फ DC पर वर्क करता है, यही इसका अलाभ कहिए, और यही अलाभ ही पूछा था। तो यहाँ हम ये करेंगे कि केवल यह DC पे उपयोग किया जाएगा, इसीलिए यह इसका डिसएडवांटेज होगा। अगर यही क्वेश्चन मूविंग आयरन का होता, मतलब कहने का है कि MI का होता मूविंग आयरन का, तो उसमें क्या है कि इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसमें क्या है कि जब करंट के स्क्वायर के समानुपाती है तो इसका पैमाना नॉन लीनियर हो जाएगा, और यह जो है मूविंग आयरन AC और DC दोनों पे वर्क करती है। इसका टार्क बाई वेट रेशियो उसका हाई था, इसका लो रहता है। इसके बाद PMMC में अगर डिफ्लेक्टिंग डैम्पिंग टार्क की बात की जाए कौन सा होता है, तो इसमें डैम्पिंग जो होती है वो एडी करंट डैम्पिंग प्रयोग की जाती है PMMC में, और कंट्रोलिंग में स्प्रिंग कंट्रोलिंग प्रयोग की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर। यदि परमाणु में समान विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनों के लिए समान बंधुता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आबंध की सबसे अधिक संभावना होगी। परमाणुओं में समान विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशन जो करना है वो समान शेयरिंग करनी है। मतलब कहने का है कि कोई 2 तत्व हैं तो अपने बंध जब बनाएंगे तो इनका भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे फिर इसका भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में साझेदारी करके बंध को बनाएंगे।
तो ऐसे बंध को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड। मतलब इसका भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया जाए और इसका भी इलेक्ट्रॉन, और दोनों आपस में अपना काम कर ले, दोनों बारी बारी से लेकर के। तो ऐसा जो बंध बनता है इसे कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनता है। और यह सहसंयोजी बंध जो होता है वह सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा यही बंध बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयनिक बंध जो होता है वो कंडक्टिव मटेरियल में आयनिक बंध बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किरचॉफ के नियमों और ओम के नियमों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। ओम का नियम क्या है कि जब भौतिक परिस्थितियां जैसे चालकता, कंडक्टेंस, ताप, प्रेशर ये सब कांस्टेंट हो तो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और इस कंडक्टर के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज आपस में समानुपाती होते हैं। और यही फार्मूला जब फाइनल बन के आता है तो V बाई आई इक्वल टू R हो जाता है और यही कांस्टेंट हो जाता है। तो ये रहा ओम का नियम। जब ओम के नियम पर प्रश्न नहीं बनते हैं तो इन जैसे डीसी सर्किटों में जब जटिल प्रश्न आने लगते हैं तब हम किरचॉफ के नियम को फॉलो करते हैं और वहां से हल करने का प्रयास करते हैं। तो किरचॉफ के नियम में दो प्रकार के नियम आते हैं। एक तो होता है केसीएल जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं और इसी को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है और कहता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर उस जंक्शन से जाने वाली करंट। मतलब कि किसी जंक्शन पर आने वाली समस्त करंटों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरा जो होता है केवीएल होता है जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं और इसी को हम मेश या लूप लॉ भी कहते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है और यह कहता है कि किसी बंद परिपथ में सभी उपकरणों पर अवयवों पर वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब डीसी सर्किटों में ओम के नियम पर क्वेश्चन हल नहीं होंगे, मतलब जटिल बन जाएंगे, तो उसके लिए हमें ओम के नियम को चुनना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि गलत स्टेटमेंट है कौन। तो गलत स्टेटमेंट पूछा है तो निम्नलिखित में कौन सा गलत है। ऑप्शन ए जो है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ के संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये पहला नियम है, बात तो सही है। दूसरा जो है कि ओम का नियम किरचॉफ के नियम से अधिक व्यापक होता है, यही बात उल्टी लिखी है। ओम का नियम जो है किरचॉफ के नियम से अधिक व्यापक नहीं होता है। किरचॉफ का जो नियम होता है वो ओम के नियम से अधिक व्यापक होता है। इसीलिए तो जब डीसी सर्किट में जटिल क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम उसे किरचॉफ के रूल पे लेके जा रहे हैं, ओम से हल नहीं हो रहे हैं। तो यही उल्टी बात लिख दी गई है और गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है और ये इसको आप सब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये 4 बैंड वाला कलर बैंड रेजिस्टेंस है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसको हल करने से पहले एक ट्रिक्स होता है कलर कोड के लिए, तो वो क्या है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये होता है। अब यहाँ से 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब पहला जो है ब्लैक, तो इसका कलर जो कोड होगा 0 हो जाएगा। ब्राउन का 1 हो जाएगा, रेड का 2 हो जाएगा, ऑरेंज का 3 हो जाएगा, येलो यानी पीला का 4 हो जाएगा, ग्रीन का 5 हो जाएगा और ब्लू का जो है 6 हो जाएगा, वायलेट का 7 हो जाएगा, ग्रे का 8 हो जाएगा और वाइट का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या क्या है, तो भूरा, लाल, पीला और हरा 4 बैंड का कलर कोडिंग किया गया है। तो देखिए भूरा जो है, तो भूरा ये पहला ब्लैक है, दूसरा भूरा है यानी 1 हो गया। दूसरा रेड है, रेड का कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। इनटू तीसरा जो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, तीसरे पर क्या है पीला, पीला यानी येलो 4 हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 प्लस माइनस। चौथे बैंड पर ग्रीन है हरा, तो हरा का जो
टॉलरेंस होता है वो 0.5 होता है, परसेंट होता है। अब इसी को थोड़ा सा हमको दूसरे तरीका से लिखना है। अगर इसमें से हम एक जीरो ले लें 4 में से, तो 120 और 10 टू दी पावर, अब ये 3 हो जाएगा, तो 3 को हम किलो भी लिख सकते हैं, तो किलो ओम प्लस माइनस 0.5%। अब यही तो दिया है ना ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह 66 नंबर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, आप सब देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। 66 नंबर क्वेश्चन जो है कि यदि पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण धारा 10 मिली एम्पियर है तो 5 ओम धारामापी को 3 एम्पियर की परास के एमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा। पहले तो जानिए कि एमीटर को रेंज बढ़ानी है तो उसमें हम यूज करते हैं शंट। अब शंट कैसे यूज किया जाता है, तो उस एमीटर के समानांतर में लो रेजिस्टेंस का मान इंक्लूड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसी जोड़े हुए लो मान के रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं और उसके जोड़ने से उस एमीटर की रेंज बढ़ जाती है। अब बात रही क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो देखिए इसका फार्मूला शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन M-1। अब M क्या होगा, तो M जो होता है वो M इक्वल टू I अपॉन IM होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 5 ओम दिया है, तो ये 5 हो जाएगा अपॉन जो इसकी करंट है वो 3 है, तो ये करंट है। मेजरिंग करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, वो कैसे पुट करेंगे ये ध्यान देने वाली बात है। मेजर करंट कितनी है, 3 है। विक्षेपण जो करंट है वो 10 मिली है, तो 10 मिली करेंगे तो यहाँ 10 टू दी पावर -3 करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और उसके बाद फार्मूले का -1 है तो -1 कर देंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 300 हुआ, 300 माइनस 1 कितना हो गया, 299, अर्थात 5/299 कर देंगे। अब 5/299 में भाग आप देंगे तो ये जो आंसर आएगा वह 0.016 ओम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर कि यूनिवर्सल मोटर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यूनिवर्सल मोटर, इससे हम डीसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। इसका विशेषता में जाएंगे तो इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है हाई होता है, तो वहाँ इसे प्रयोग किया जाता है जहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता हो। इसके बाद ये सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर में सिंगल फेज की कैटेगरी में आती है। इसके बाद अगर इस पर लोड जो है कम दिया जाता है, लोड कम रहता है, तो इसकी स्पीड हायर होती है और जैसे जैसे लोड बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे स्पीड इसकी कम होती है, वेरिएशन ज़्यादा होता है। वही चीज़ यहाँ कहा है कि हल्की और सुस्त होगी। कहने का मतलब है कि अगर हल्का लोड होगा तो इसकी स्पीड हायर होगी, अगर हैवी लोड होगा तो इसकी स्पीड लोअर होगी। यही पूछा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि कठोर चुंबक शैथिल्य लूप मतलब हिस्टेरिसिस लूप के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें हिस्टेरिसिस लूप पूछा गया है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म धारण करने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब ये जाएगा तो कहीं यहाँ रह जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। मतलब इसमें हिस्टेरिसिस लूप जो बना वो ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की एरिया है वो ज़्यादा बनती है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में, इसीलिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरिसिस लूप होगा वो ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसकी रिटेंटिविटी
और कोर्सिव फोर्स भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, और ये जो होता है ये कोर्सिव फोर्स होता है। तो जो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है अवशिष्ट किया हुआ है, इसको जब हम हटाएंगे तो उतना ही कोर्सिव फोर्स यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका हिस्टेरिसिस लूप भी बड़ा होगा, साथ ही साथ इसकी रिटेंटिविटी, कोर्सिव फोर्स, ये सब हाई होंगे, बड़े होंगे, चौड़े होंगे। अब ऑप्शन सी में कह रहा है कि शैथिल्य लूप बड़ा होगा, धारण, रिटेंटिविटी और निग्रह मतलब कोर्सिव फोर्स अधिक होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप तापदीप्त लैंप की श्रेणी में आता है? मतलब हीटिंग में कौन सा लैंप आएगा जो हीट प्रदान करता हो? तो इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है, जिसे कार्बन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ये सब जो होते हैं वो हीट के सिद्धांत पे ही काम करते हैं और उद्दीप्त लैंप की ही श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज लैंप है, ये तो गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आता है। प्रदीप्त ये भी लैंप डिस्चार्ज में ही आएगा। एलईडी जो है ये कोल्ड कैथोड श्रेणी में आती है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का फिलामेंट इसमें नहीं लगाया जाता है, तो ये स्पेशली कोल्ड कैथोड की श्रेणी में ही आती है। लेकिन इनकैंडिसेंट तापदीप्त लैंप की अगर श्रेणी में कोई आता है तो फिर हैलोजन लैंप आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, गैस प्रेशर केबल जो है का स्टील पाइप डॉट डॉट पर नाइट्रोजन भरा जाता है। अंडरग्राउंड केबल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेल्टेड केबल, दूसरा जो होता है शिल्डेड केबल और तीसरा जो होता है प्रेशर केबल। वोल्टेज रेंज की बात किया जाएगा तो बेल्टेड केबल का प्रयोग 11 किलो वोल्ट तक करते हैं, लेकिन कर सकते हैं 22 किलो वोल्ट तक कर सकते हैं। शिल्डेड केबल जो होता है 22 से 66 किलो वोल्ट तक प्रयोग होता है, और प्रेशर केबल जो होता है 66 से ऊपर 220 तक होता है। तो इसमें जो प्रेशर डाला जाता है वह प्रेशर का जो दबाव होता है वायुमंडलीय दबाव से लगभग 12 से 15 गुना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रेशर जो होता है इसके ऊपर जस्ट स्टील, जिसे हम जीआई की वायर बोलते हैं, गैल्वेनिज आयरन की, उसको रखा जाता है ताकि बाह्य कोई प्रेशर न पड़े। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि Na मतलब सोडियम और Cl क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस बनते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम के वाय कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अपना त्याग करेगा। अब देगा किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन एक लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। बात वही है, जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है निगेटिव चार्ज। अब जितने देगा उतने उस पर पॉजिटिव, और जो जितना लेगा उस पर उतने निगेटिव होगा। सोडियम एक दिया तो फिर इस पर एक पॉजिटिव, क्लोरीन एक लिया तो एक निगेटिव। अब ये कैसे आया है? तो जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, कोष बैठाएंगे तो KLM करेंगे, 2 8 1 हो जाएगा। वाह्य कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आया, अगर इसको पूर्ण करना होगा तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि कोई देगा नहीं। तो ये कहेगा कि हम अपना त्याग कर दें एक इलेक्ट्रॉन और 2 ही कोष्टक पूर्ण रखें, इसीलिए ये त्याग करेगा। और क्लोरीन का करेंगे तो 2 8 7 होता है, क्योंकि 17 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक, तो 2 8 7 ये एक ले लेगा तो इसका कोष पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा जो बंध बनता है कि Na प्लस Cl NaCl बनाते हैं, तो ये आयनिक बंध होता है। ऑप्शन जो ए में दिया है आयनिक बंध, यही ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सेमीकंडक्टर में कौन से बंध बनते हैं? तो उसमें सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रदीप्ति चैप्टर का न्यूमेरिकल है। 72 नंबर क्वेश्चन, उस वास कक्ष में जुड़ी हुई एलईडी की ल्यूमेन दक्षता क्या होगी? इसमें प्रति फीचर्स 5440 ल्यूमेन है और कुल वाट फीचर्स 40 वाट है। इफिशियंसी की बात किया गया है। पहले तो जानिए एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। जब ये फॉरवर्ड बायस में होती है तब हमें ये लाइट प्रदान करती है, और सदैव फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करती भी है।
तो एलईडी की दक्षता निकालने के लिए दक्षता इक्वल टू क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब ल्यूमेन अपन वाट होता है। अब ल्यूमेन जो दिया गया है वह 5440 दिया है, अपन वाट जो है वो 64 वाट दिया है। जब इसमें आप भाग देंगे मतलब 5440 में 64 से भाग देंगे तो 8500 ल्यूमेन प्रति वाट आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस उपकरण में उच्च स्विचन आवृत्ति रेटिंग होती है जो उच्च गति के स्विच मोड पावर सप्लाई परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है। SMPS इसका फुल फॉर्म जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें हायर रेटिंग पर हायर फ्रीक्वेंसी पर कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो वर्क करती है, तो वह मोसफेट होता है। अब मोसफेट जो है यहाँ दिया है, अब मोसफेट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इसका निर्माण किया जाता है तो इस पर SiO2 की लेयर चढ़ाई जाती है जिससे इसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो हायर हो जाता है। इसके बाद डायक में है, तो डायक में जब आप देखेंगे तो इसमें दो डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो डायोड होता है और डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। इसमें लेयर की बात की जाए तो इसमें 4 लेयर होगी और जंक्शन की बात किया जाए तो 3 PN जंक्शन होंगे डायक में। FET इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, डॉन सोर्स और गेट। इसका फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और ये किसके अंतर्गत आता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके बाद BJT जो है इसमें 3 टर्मिनल एमीटर, कलेक्टर और बेस होते हैं और ये करंट कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसमें भी जंक्शन की बात किया जाए तो कितने जंक्शन होंगे, तो पहले लेयर की बात किया जाए तो लेयर 3 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एमीटर हो जाएगा, यहाँ बेस हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेयर जो बनेगी 1 2 3 लेयर बनेगी, जंक्शन 1 और 2, तो PN जंक्शन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, सॉरी 2 होंगे, J1 J2 2 होंगे। फिर डिप्लेशन लेयर की बात की जाएगी तो जितने भी PN जंक्शन होते हैं उतने ही डिप्लेशन लेयर भी होती है, तो फिर इसमें डिप्लेशन लेयर भी 2 हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है 74 नंबर कि एक संतुलित 3 फेज लोड में 3 कुंडलियां हैं, प्रत्येक कुंडली में 6 ओम का प्रतिरोध और 8 ओम के प्रेरणिक प्रतिघात मतलब एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस। कुंडलियों का डेल्टा रूप में 3 फेज 400 वोल्ट से जुड़ी होने पर लाइन धारा ज्ञात कीजिए। अब डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन में होता कंडीशन क्या है, तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, लेकिन लाइन करंट जो होती है वह √3 इंटू फेज करंट होती है। ये डेल्टा के लिए कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे पहले तो रेजिस्टेंस जो है 6 का है और एक्सल जो है वो 8 का है, तो फिर टोटल इम्पीडेंस आप निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल इम्पीडेंस जब निकालेंगे आप तो Z इक्वल टू √R² प्लस एक्सल का स्क्वायर, मतलब कि R का मतलब 6 का वर्ग 36, एक्सल 8 का वर्ग 64, 36 64 100 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। टोटल हमारा इम्पीडेंस आया 10। अब फार्मूला लगाएंगे किसका, तो करंट का। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर जो निकलेगा ये फेज करंट होगी हमारी, क्योंकि ये डाटा फेज का वोल्टेज का ही दिया है। तो फेज करंट जब निकालेंगे तो फेज वोल्टेज अपन फेज रेजिस्टेंस कर देंगे। तो फेज जो है वोल्टेज 400 है अपन फेज रेजिस्टेंस 10 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आया, 40 आया। ये जो है लाइन करंट सॉरी फेज करंट है, फेज करंट कितनी आई, 40 आई। अब डेल्टा में जाएंगे तो रिलेशन क्या है, यहाँ पूछा है लाइन करंट। अब इसके रिलेशन में क्या है, तो लाइन करंट इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। तो फेज करंट का मान यहाँ पुट करेंगे, तो फेज करंट यहाँ 40 रखेंगे इंटू √3, तो √3 का मान कितना रखेंगे, 1.732। तो 1.732 इंटू 40 जब आप गुणा करेंगे
तो यह 69.28 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करेंगे आप सबको भी समझ में आया होगा। फिर भी यदि डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जरूर हम इसका रिप्लाई देंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस डीएसओ प्रचालन मोड द्वारा डिस्प्ले स्क्रीन पर अति तीव्रता से सिग्नल परिवर्तित किया जा सकता है। पहले तो डीएसओ है क्या, तो डीएसओ को हम कहते हैं डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप बोला जाता है। इसके प्रचालन मोड की बात किया जाए तो इसके 3 प्रचालन मोड होते हैं। पहला जो होता है वो रोल मोड होता है, रोल मोड होता है। दूसरा जो होता है वो है स्टोर मोड होता है। तीसरा जो होता है वो होल्ड मोड या सेव मोड होता है। यही 3 मोड होते हैं, लेकिन इसमें सबसे फास्ट मोड जो होता है, सबसे क्विक रिस्पॉन्स देने वाला है, वह रोल मोड होता है। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन जो पूछा है कि प्रचालन मोड द्वारा डिस्प्ले स्क्रीन पर अति तीव्रता से सिग्नल परिवर्तित कौन करता है, रोल मोड करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इसको ध्यान रखिएगा कि इसके 3 ही मोड होते हैं, रोल मोड होता है, स्टार मोड होता है, स्टोरेज मोड होता है, और तीसरा जो होता है होल्ड मोड या सेव मोड होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर आप सब शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आप सबका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है और साथ ही साथ इसके अगली वीडियो बनाने को हमें प्रेरित करता है। तो आप सबको से यही रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।